आज हम जानेंगे उस इंसान के बारे में जिसने समुद्र की अनजान लहरों को चीरते हुए भारत का रास्ता ढूंढ निकाला, वास्को ड गामा। लेकिन ये सिर्फ एक सेलर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस लालच की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे भारत के मसाले यूरोप के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि काला सोना बन चुके थे, और क्यों वहाँ के बड़े बड़े किंग्स इन मसालों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी काली मिर्च ने कैसे हजारों माइल्स दूर बैठे देश को मजबूर कर दिया कि वो भारत तक पहुँचने का कोई नया रास्ता ढूंढे? लेकिन ये सफर सिर्फ व्यापार तक महदूद नहीं रहा। आज हम उस सच से भी पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक व्यापारी की थाली से शुरू हुई ये तलाश आगे चलकर भारत के लिए गुलामी की जंजीरें बन गई। कैसे वास्को ड गामा के उन 4 जहाजों ने एक ऐसे रास्ते की नींव रखी जिसने आने वाली सदियों में भारत को एक लंबी गुलामी की ओर ढकेल दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही सिनेमैटिक हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद हैं, तो स्टोरी ऑफ अर्थ ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारी इस रिसर्च बेस्ड जर्नी का हिस्सा बने। हिस्ट्री की किताबों में हमने अक्सर एक लाइन पढ़ी है कि 1498 में वास्को ड गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इंडिया कोई ऐसी चीज थी जो कहीं खो गई थी? इंडिया तो हजारों सालों से एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन थी, जहां मेसोपोटामिया और इजिप्ट के जमाने से ट्रेड हो रहा था। सच तो यह है कि वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि उसने यूरोप के लिए इंडिया तक पहुंचने का एक ऐसा सी रूट खोजा था जिसने आने वाली सदियों में पूरी दुनिया का नक्शा और तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है उस जुनून की, उस लालच की और उस एडवेंचरस सफर की जिसने समुंदर की खौफनाक लहरों को चीरते हुए 2 कॉन्टिनेंट्स को हमेशा के लिए जोड़ दिया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी के उस दौर में, जब यूरोप अंधेरे से निकलकर दुनिया को मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त यूरोप में इंडियन स्पाइसेस, खासकर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सिनेमन और क्लोव्स की भारी डिमांड थी। ये स्पाइसेस सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं थे, बल्कि उस दौर में मीट को लंबे समय तक प्रिजर्व करने और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इंडिया को उस वक्त गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोप के रिच लोगों के लिए इंडियन सिल्क और स्पाइसेस उनकी लग्जरी की पहचान थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उस पर कब्जा कर लिया। इससे पहले भारत का सामान अरब व्यापारियों के जरिए जमीन के रास्ते यूरोप पहुंचता था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के आने के बाद ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि यूरोप के पास इंडिया के साथ ट्रेड करने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं बचा था। जो भी सामान आता था वो कई अरब और टर्किश मिडलमैन से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से उसकी प्राइस 10 गुना बढ़ जाती थी। यूरोप की इकोनॉमी खतरे में थी, खाना बेस्वाद हो रहा था और तिजारत ठप पड़ रही थी। इसी मजबूरी ने यूरोप के भीतर एज ऑफ डिस्कवरी को जन्म दिया। पोर्चुगल और स्पेन जैसे देशों के किंग्स ने अपने सबसे काबिल सेलर्स को एक ही काम सौंपा, समुंदर के रास्ते इंडिया पहुंचने का रास्ता ढूंढो। ये सिर्फ एक व्यापारिक मिशन नहीं था, बल्कि एक मजहबी और राजनीतिक जंग भी थी। पोर्चुगल के किंग मैनुअल I और स्पेन के किंग फर्डिनेंड के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो गई थी। दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियस कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया को एक इमेजिनरी लाइन से 2 हिस्सों में बांट दिया था। स्पेन की तरफ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला। उसने सोचा कि अगर धरती गोल है तो वेस्ट की तरफ सेल करके भी इंडिया पहुंचा जा सकता है। लेकिन वो रास्ता भटक गया और अमेरिका जा पहुंचा। उसने एंड तक यही माना कि वो इंडिया पहुंच गया है, इसीलिए वहाँ के नेटिव लोगों को आज भी रेड इंडियंस कहा जाता है। लेकिन पोर्चुगल का इरादा कुछ और था। उन्होंने अफ्रीका के किनारे किनारे साउथ की तरफ जाने का फैसला किया। ये रास्ता पहले कभी किसी ने पूरा नहीं किया था। किंग मैनुअल I ने इस बेहद मुश्किल और खतरनाक मिशन के लिए एक ऐसे इंसान को चुना जो अपनी जिद और निडरता के लिए जाना जाता था, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कोई मामूली सेलर नहीं था। वो एक सख्त डिसिप्लिन वाला कमांडर था जो दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम था। उसका परिवार कई सालों से पोर्चुगल की सर्विस में था और उसमें वो सभी गुण थे जो एक अनजान सफर के लिए चाहिए थे। वो जानता था कि सफर में या तो बेहिसाब दौलत मिलेगी या फिर मौत। उसने अपने शिप्स को कैरावेल्स टेक्नोलॉजी से तैयार करवाया जो समुद्र की लहरों को चीरने में सबसे आगे थे। 8 जुलाई 1497 का वो हिस्टोरिकल दिन था जब लिस्बन के पोर्ट पर एक बड़ा हंगामा था। 4 बड़े शिप्स, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, पेरियो और एक रिश्वत और स्टोरेज के लिए बड़ा शिप रेडी खड़े थे। वास्को ड गामा के साथ लगभग 170 एक्सपीरियंस्ड सेलर्स थे, जिनमें कुछ क्रिमिनल भी शामिल थे, जिन्हें सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि खतरनाक जगहों पर उन्हें पहले उतारा जा सके। सेलर्स का मानना था कि समुद्र के एंड में भयानक मॉन्स्टर्स रहते
देखते हैं जो पूरे जहाज को एक बार में निगल लेते हैं। कुछ का मानना था कि समुद्र में बड़े बड़े मैग्नेटिक पहाड़ हैं जो जहाज की कीलों को खींच लेंगे, लेकिन वास्को ड गामा के सीने में दौलत और शोहरत की आग जल रही थी। लिस्बन से निकलने के बाद शुरुआती कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। अटलांटिक ओशन में उठने वाले जायंट स्टॉर्म्स ने शिप्स को खिलौनों की तरह नचाना शुरू कर दिया। कई बार तो ऐसा लगा कि समुद्र की लहरें उन्हें निगल लेंगी। वास्को ड गामा ने एक नया रास्ता अपनाया। वो कोस्ट के साथ साथ चलने की बजाय समुद्र के बीच से निकल गया ताकि तेज हवाओं का फायदा उठा सके। इस टेक्निक को वोल्टा दो मार कहा जाता था। वीक्स तक उन्हें लैंड का एक टुकड़ा तक नहीं दिखा। पीने के पानी की कमी होने लगी और खाना सड़ने लगा। जहाजों पर चूहों की तादाद बढ़ गई थी और सेलर्स को वही खाना पड़ता था जो बच जाता था। सेलर्स के बीच एक खौफनाक बीमारी फैल गई जिसे स्कर्वी कहा जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से उनके दांत गिरने लगे, मूसड़े सूज गए और शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे। हर रोज एक नया साथी दम तोड़ रहा था और उसकी बॉडी को समुद्र में बहा दिया जाता था। थकान और डर की वजह से सेलर्स ने हिम्मत हार दी। उन्होंने वास्को ड गामा से पीछे मुड़ने की भीख मांगी, लेकिन वो नहीं माना। जब सेलर्स ने रिबेलियन यानी विद्रोह करने की कोशिश की तो वास्को ड गामा ने बड़ी सख्ती से उसे कुचल दिया। उसने साफ कह दिया कि जो पीछे मुड़ने की बात करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। उसने अपने शिप्स के नेविगेटर को कैद कर लिया और कंपास को समुद्र में फेंक दिया ताकि किसी के पास रास्ता ढूंढने का जरिया ही न बचे। महीनों की जिद और मौत से लड़ने के बाद नवंबर 1497 में वो अफ्रीका के सबसे सदर्न पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट को पुराने जमाने में केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज थीं, लेकिन पोर्चुगल के किंग ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया था। जब वास्को ड गामा ने इस पॉइंट को क्रॉस किया तो उन्हें एहसास हुआ कि अब वो उस पानी में है जहाँ पहले कोई यूरोपियन नहीं आया था। ये इंडियन ओशन था। यहाँ से उन्हें अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ जाना था। अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात कई अरब और अफ्रीकन सेटलमेंट से हुई। यहाँ वास्को ड गामा को रियलाइज हुआ कि इंडिया का ट्रेड नेटवर्क कितना सोफिस्टिकेटेड है। वो मोजाम्बिक और मुम्बासा पहुँचे, लेकिन वहाँ के लोकल अरब ट्रेडर्स ने उन्हें पहचान लिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। अरब व्यापारी नहीं चाहते थे कि कोई यूरोपियन उनके ट्रेड में दखल दे। इन झड़पों में वास्को ड गामा ने अपनी तोपों का इस्तेमाल किया और दिखा दिया कि उसके पास फायर पावर है। आखिरकार वो मलिंडी पहुँचे जहाँ उन्हें थोड़ा रेस्ट मिला। मलिंडी में उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने उनका काम आसान कर दिया। वो था एक एक्सपर्ट गाइड कांजी मालम। कांजी मालम को इंडियन ओशन के रस्तों, हवाओं और सितारों की पोजीशन का गहरा ज्ञान था। उसने जब वास्को ड गामा के बड़े जहाज देखे तो वो समझ गया कि ये लोग किसी बड़े मकसद से आए हैं। वास्को ड गामा ने उसे ढेर सारा लालच दिया और उसे रास्ता दिखाने के लिए मना लिया। कांजी मालम ने उन्हें बताया कि मॉनसून की हवाएं कैसे उन्हें सीधा इंडिया पहुंचा सकती हैं। उस गाइड की मदद से वास्को ड गामा के शिप्स ने इंडियन ओशन की खुली लहरों को क्रॉस करना शुरू किया। अब उन्हें पता था कि उनका टारगेट बस कुछ ही दिन दूर है। हवाओं का रुख उनके साथ था। सेलर्स के चेहरों पर जो डर महीनों से था वो अब उम्मीद में बदलने लगा था। रात के वक्त सितारों को देखकर और दिन में पानी के बदलते रंग को समझकर वो आगे बढ़ते रहे। 23 दिनों तक लगातार ब्लू वाटर को चीरते हुए एक दिन सुबह के वक्त होराइजन पर धुंधली पहाड़ियां दिखाई देने लगी। पूरे जहाज पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। 20 मई 1498 की उस दोपहर जब वास्को ड गामा के जहाज कैलिकट, जिसे आज कोझिकोड कहा जाता है, के तट पर रुके तो उन्हें लगा कि उनका मिशन पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, असल चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। कैलिकट कोई मामूली शहर नहीं था। ये उस जमाने का ग्लोबल ट्रेड हब था। यहाँ के बाजार दुनिया भर के व्यापारियों से भरे रहते थे। अरब, पर्शियन, चाइनीज और अफ्रीकन सभी यहाँ से मसाले, कपड़े और जवाहरात खरीदने आते थे। कैलिकट के किंग, जिन्हें जैमुरिन यानी समुद्री कहा जाता था, उनका रुतबा इतना बड़ा था कि उनके दरबार में जाना किसी भी विदेशी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। वास्को ड गामा ने पहले अपने 2 दोस्तों को शहर भेजा ये देखने के लिए कि वहाँ का माहौल कैसा है। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि शहर की शानो शौकत देखकर उनके होश उड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि पोर्चुगीज के आने की खबर मिलते ही अरब व्यापारियों में खलबली मच गई है। अरब ट्रेडर्स सदियों से इंडियन ओशन के ट्रेड पर एक अधिकार यानी मोनोपोली लगते थे। उन्हें पता था कि अगर ये यूरोपियंस यहाँ जम गए तो उनका सदियों पुराना धंधा ठप हो जाएगा। उन्होंने तुरंत राजा जैमुरिन के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया कि ये लोग कोई व्यापारी नहीं बल्कि खतरनाक समुद्री लुटेरे हैं। लेकिन राजा जैमुरिन एक बुद्धिमान और बड़े दिल वाले शासक थे। उन्होंने वास्को ड गामा को अपने दरबार में आने की इजाजत दे दी। 28 मई को वास्को ड गामा एक बड़े जुलूस के साथ राजा के महल की तरफ बढ़ा। उसने रास्ते में कैलिकट की खूबसूरती और वहाँ के मंदिरों को देखा। एक दिलचस्प बात यह है कि वास्को ड गामा को उस वक्त तक हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसने मंदिरों में मूर्तियाँ देखी तो उसे लगा कि ये कोई अलग तरह के क्रिश्चियंस हैं जो वर्जिन मैरी की पूजा थोड़े अलग रूप में कर रहे हैं। जब वो महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा जैमुरिन सोने और मोतियों से लदे हुए हैं और एक सुनहरे पलंग पर बैठे हैं। महल की दीवारों पर इतनी महंगी कारीगरी थी कि वास्को ड गामा की आंखें चौंधिया गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। जब गिफ्ट्स पेश करने की बारी आई तो वास्को ड गामा ने राजा के सामने कुछ सस्ती हैट कैप्स, थोड़ा सा तेल, थोड़ी चीनी और कुछ सस्ते कपड़े रखे। राजा के दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जैमुरिन के
मंत्रियों ने हैरानी और गुस्से से पूछा कि क्या तुम्हारा किंग इतना गरीब है कि उसने एक इतने बड़े राजा के लिए ऐसे मामूली गिफ्ट्स भेजे हैं? यहाँ तो हमारे यहाँ के छोटे मोटे व्यापारी भी इससे हजारों गुना ज्यादा कीमती तोहफे देते हैं। वास्को डा गामा शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। उसने झूठ बोल दिया कि उसके बाकी शिप्स रास्ते में डूब गए हैं जिसमें कीमती तोहफे थे। इस एक घटना ने राजा के दिल में उसके प्रति शक और नफरत पैदा कर दी। अगली मुलाकात में माहौल और भी गर्म हो गया। अरब ट्रेडर्स ने राजा को समझाया कि ये लोग सिर्फ लूटने आए हैं। जब वास्को डा गामा ने बिना किसी टैक्स या ड्यूटी के व्यापार करने की इजाजत मांगी तो राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सदियों से एक नियम है, जो भी व्यापार करेगा उसे टैक्स देना होगा। वास्को डा गामा गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी एरोगेंस दिखाई और राजा को धमकी तक दे दी। इन सब टकरावों के बीच वास्को डा गामा ने किसी तरह थोड़े बहुत मसाले और कीमती सामान इकट्ठा किए, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि अरब ट्रेडर्स उसकी जान लेने की फिराक में है और लोकल लोग भी अब उसे पसंद नहीं करते। सिचुएशन तब बिल्कुल बिगड़ गई जब वास्को डा गामा कैलिकट से निकलने की कोशिश करने लगा। राजा ने कहा कि पहले अपने व्यापार का पूरा टैक्स चुकाओ, तभी जाने की इजाजत मिलेगी। वास्को डा गामा ने इसका जवाब बहुत ही क्रूर यानी क्रूअल तरीके से दिया। उसने कैलिकट के 16 लोकल मछुआरों को अपने जहाज पर बंदी बना लिया और उन्हें लेकर समुद्र में निकल गया। उसने दिखा दिया कि उसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। इससे भारत और पुर्तगाल के बीच दुश्मनी की वो दीवार खड़ी हो गई जो अगले 450 सालों तक नहीं गिरी। आखिरकार 29 अगस्त 1498 को वास्को डा गामा ने गुस्से और नफरत के साथ भारत का तट छोड़ा। उसने जाते वक्त कसम खाई कि वो वापस आएगा और इस बार व्यापारी बनकर नहीं बल्कि एक विजेता बनकर। लेकिन दोस्तों, वापसी का सफर किसी जहन्नम से कम नहीं था। जब वो इंडिया आए थे तो मॉनसून विंड्स, मौसमी हवाएं उनके साथ थीं, इसलिए सफर सिर्फ 23 दिनों में पूरा हो गया था। लेकिन वापस जाते वक्त उन्होंने मॉनसून के उलट डायरेक्शन में चलने की जिद की। इंडियन ओशन की भयानक गर्मी और हवाओं की कमी की वजह से उनके शिप समंदर के बीच फंस गए। ये वापसी का रास्ता जो कुछ हफ्तों का होना चाहिए था, वो 3 महीने यानी लगभग 132 दिनों तक खिंच गया। एक बार फिर वही खौफनाक मंजर शुरू हुआ जो उन्होंने आते वक्त देखा था, लेकिन इस बार ये कई गुना ज्यादा खतरनाक था। पीने का पानी सड़ गया, खाने में कीड़े पड़ गए, स्कर्वी ने फिर से हमला किया और इस बार वो पहले से भी कहीं ज्यादा भयानक था। हर रोज 2-3 लाशें समंदर में फेंकी जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब जहाज चलाने के लिए सिर्फ 7-8 लोग बचे थे जो थोड़े बहुत सही सलामत थे। वास्को डा गामा को लग रहा था कि वो कभी पोर्चुगल नहीं पहुंच पाएगा। उसका अपना सगा भाई पाउलो डा गामा भी इस सफर में बीमार पड़ गया और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वास्को डा गामा अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसकी जिद और गुस्सा उसे जिंदा रखे हुए था। जब वो 1499 में पोर्चुगल पहुंचा तो पूरे लिस्बन में जश्न का माहौल था। लोग उसे एक मसीहा और हीरो की तरह देख रहे थे। किंग मैनुअल फर्स्ट ने उसे एडमिरल ऑफ द सीज ऑफ अरेबिया, पर्शिया, इंडिया एंड ऑल द ओरिएंट का टाइटल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात वो मसाले थे जो वो लेकर आया था। जब उन मसालों को यूरोप के मार्केट्स में बेचा गया तो पता चला कि उनकी कीमत वास्को डा गामा की पूरी जर्नी की कॉस्ट से 60 गुना ज्यादा थी। इस कमाई ने पोर्चुगल को रातों रात दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने की राह पर डाल दिया। यूरोप के बाकी देशों स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस के कान खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि असली दौलत कहाँ है और उसे कैसे हासिल करना है। वास्को डा गामा की इस कामयाबी ने ग्लोबल ट्रेड का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अब यूरोप को किसी अरब या ऑटोमन मिडलमैन की जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट इंडिया पहुंच सकते थे। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड की शुरुआत नहीं थी, ये गन बोट डिप्लोमेसी की शुरुआत थी। वास्को डा गामा 1502 में दोबारा इंडिया आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ 4 नहीं बल्कि 20 आर्म्ड शिप्स के साथ आया था जो तोपों से लदे हुए थे। उसने कैलिकट के तट पर जो तबाही मचाई वो इतिहास का एक काला पन्ना है। उसने एक निर्दयी तरीके से अरब जहाजों को लूटा, उनमें आग लगा दी जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। उसने दिखा दिया कि अब समुद्र पर किसका राज चलेगा। उसने राजा जमोरिन को धमकी दी कि वो सारे अरब ट्रेडर्स को शहर से निकाल दे। जब राजा ने साफ मना कर दिया तो वास्को डा गामा ने कैलिकट शहर पर दिनों तक गोलों की बारिश कर दी। हजारों मासूम लोग मारे गए। उसने दिखाया कि वो सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि कॉलोनियल राज करने आया है। इसके बाद गोवा, दमन, दीव और कोचिन जैसे इलाकों में पोर्चुगीज ने अपने किले बनाने शुरू कर दिए। एस्तादो दा इंडिया यानी पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। वास्को डा गामा की इस कामयाबी ने भारत पर बहुत ही गहरा और दर्दनाक असर डाला। पोर्चुगीज ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चलते हुए बाद में डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। इन कंपनियों ने पहले व्यापार किया, फिर किले बनाए और फिर हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर हमें गुलाम बना लिया। जो सी रूट मसालों की खुशबू ढूंढने के लिए खोला गया था उसने भारत को 450 सालों की विदेशी ताकत के दबदबे में ढकेल दिया। लेकिन अगर हम एक दूसरे नजरिए से देखें तो वास्को डा गामा ने दुनिया को पहली बार सही मायने में एक दूसरे से मिलाया। दो अलग अलग दुनिया जो हजारों सालों से एक दूसरे से अनजान थीं, अब एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं। नए खाने, नई फसलें जैसे टमाटर, मिर्च, आलू और तंबाकू जो पोर्चुगीज इंडिया लाए थे हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गए। ये ग्लोबलाइजेशन की पहली दहलीज थी। वास्को डा गामा की मौत 1524 में कोची, इंडिया में ही हुई थी जब वो तीसरी बार वाइसरॉय बनकर आया था। उसे वहीं दफना दिया गया, हालांकि बाद में उसकी अस्थियों को वापस पोर्चुगल ले जाया गया। वो एक ऐसा इंसान था जिसे हिस्ट्री में एक ग्रेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता है और एक क्रूअल इन्वेडर यानी क्रूर हमलावर भी। दोस्तों, भारत की खोज की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि कैसे हमारी अपनी दौलत और हमारी आपसी फूट यानी डिवीजन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अगर हम उस वक्त
वक्त एक होते तो शायद ये विदेशी ताकतें कभी हम पर राज नहीं कर पाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता और वक्त के साथ बदलती टेक्नोलॉजी को अपनाना किसी भी देश की आजादी के लिए कितना जरूरी है। अगर आपको भारत के इतिहास का ये अनसुना पन्ना पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत की खोज का असली सच क्या था। आपको क्या लगता है, क्या वास्को ड गामा एक हीरो था या एक लुटेरा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही सिनेमैटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल स्टोरी ऑफ अर्थ ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।